अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर। चलो वेट कर, बाकी लोग आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हमने तो कैमरा ही ना ऑन करना। जरूरत नहीं, मर्जी है करो। नहीं नहीं सर, ठीक है ऐसे ही। एक्सक्यूज जी मी टेनिस सर। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। चलें। सर जी बोलिए। सर, जिनकी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, क्या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं अपनी कॉल कर मीटिंग सकते से, हैं। कि वो खुद ही ज्वाइन करेंगे? जैसे ऐड पार्टिसिपेंट्स के आपके पास ऑप्शन है? मेरे पास तो ऑप्शन ऐसे नहीं है, वो अपने जूम लिंक को अपने यूनिवर्सिटी के लिंक से ऑन करे। सर वो ना यूनिवर्सिटी की आईडी। यूनिवर्सिटी लिंक से प्रॉब्लम हो रहा है कुछ स्टूडेंट्स को ना, जैसे रबिया मंजूर है, तो उनकी लास्ट जो क्लास थी वो भी नहीं ज्वाइन हुई और अब ये भी नहीं हो रही है। यूनी ये आईडी अब नहीं सही मुझे काम कर रही। टेक्निकल इश्यूज है बेटा, इसमें अब मुझे तो नहीं पता कोई गाइडेंस क्या होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चार्जर नहीं है तो अच्छी की करना है तो सुबह से लगा है। सर चलिए ठीक है। सब लेक्चर लोग नंबर अपना 6 माइक मैंने म्यूट कर लें, कंप्लीट। जिसने बात हेलो करनी है सर। म्यूट अनम्यूट करके बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो मैंने पूछना था, मैंने लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट लिया था तो उसकी मेरी एब्सेंट लगी हुई है। लेक्चर नंबर 7 हाफ लिया था, 6 मेरा कंप्लीट था, उस पर भी एब्सेंट लगी हुई है और मैंने लगवाई भी थी अपनी अटेंडेंस। बेटा मुझे नहीं पता, टेनिस स्क्रीन पे नजर आ रही होती जब मैं लगा रहा होता हूँ? जी सर, तब आपने लगाई भी थी, मैंने आपको बताया था, अपना नाम तो आपने लगाई थी। तो ऐसा लेक्चर हो नंबर नहीं सकता 6 ना की। दोबारा, ऐसे टेक्निकल सबके ऐसे मसले हो जाए ना, तो जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है उसको मैं टेनिस लगा लेता हूँ और उसको दोबारा सर तो वो नहीं मैंने सेट पूरा करेगा। लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 6 तो उसकी मेरी एब्सेंट लगी हुई है। लेक्चर 5 नहीं लिया था और लेक्चर 7 हाफ लिया था, उन दोनों में एब्सेंट है तो ठीक है, लेकिन वो लेक्चर नंबर 6 मैंने कंप्लीट लिया था। ठीक है, अब क्या करूँ उसको उसको ठीक तो नहीं मैं कर सकता। ठीक है, सर वो शायद परसेंटेज ऐसा रेशियो होगा, पढ़ना मुझे नहीं ठीक, पता, तो कंप्लीट मुझे ऑफ नहीं लिया। पता होगी या नहीं। सर इससे जी इशू तो जी। नहीं पड़ेगा उस पे, अटेंडेंस परसेंटेज पे तो इशू नहीं होगा? जी जी, अगर आप खास परसेंटेज से नीचे चले जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि आपको एग्जाम में ना बैठने दे। ठीक है, तो ये है बस सिलसिला, और तो कुछ नहीं, कभी किया तो नहीं ऐसा, लेकिन कर सकते हैं, कभी भी उनके पास ओके राइट सर। मौजूद है। कहते हैं आप 80% मेंटेन करें, दैट मीन्स कि आपके अगर 15 क्लासेस हैं तो आप इसमें से कितनी छुट्टियां कर सकती हैं? आई गेस 3 छुट्टियां कर सकती हैं मैक्सिमम। ठीक है, सर मैं सिर्फ उस लेक्चर के लिए ऐसा कह रही हो। हूँ जो मैंने अटेंड किया है। अच्छा ये बार अटेंडेंस सुन लीजिए सब लोग। अदीम अहमद, यस सर। अली रजा, यस सर। अली वकार, प्रेजेंट सर। आमना इब्राहिम। प्रेजेंट सर। कि सब लोग अपना माइक म्यूट कर लिया करें, अपने जब बात करनी तभी सिर्फ अनम्यूट किया करें प्लीज, नॉइज हो जाएगी क्लास में। अनीसा जुल्फकार, प्रेजेंट सर। फिजा इकबाल, प्रेजेंट। हाफिजा आमना, हाफिजा आमना, हफ्सा उबैद, हफ्सा उबैद, हाजरा इनायत, प्रेजेंट सर। हसनैन ताज, प्रेजेंट सर। हिबा नजीर, प्रेजेंट सर। इकरा असगर, इकरा असगर, इकरा मोहम्मद, प्रेजेंट सर। एरम नास, प्रेजेंट सर।
इरफान खालिद, Sir, इरफान he खालिद, left. He left. सर हाफिज आमना इफ्तिखार प्रेजेंट। इरफान खालिद Sir, वो left again. लेफ्ट कर दो। अच्छा ठीक है बेटा, बोलने की जरूरत नहीं, खुद ही ऑप्शन लग जाएगी। इज़ा मीर, प्रेजेंट सर। जहांजेब खान, जहांजेब खान, महानूर अतीक, प्रेजेंट सर। मारिया अरशद, प्रेजेंट सर। मारिया मंजूर, मारिया मंजूर, मुबर्रा अब्बास, Present, sir. मुबशर रफीक, Present, sir. मोहम्मद अहमद, यस सर। मोहम्मद इब्रार अख्तर, मोहम्मद इब्रार अख्तर, मोहम्मद उस्मान, Yes, sir. मोइस कमर, प्रेजेंट सर। निमरा शहजादी, यस सर। नूरुलैन, प्रेजेंट सर। रबिया मंजूर, सर इनके लॉगिन का इशू आ रहा है। तो वो इशू सॉर्ट करें, फिर मुझसे बात करें बाद में। रुबीना इदरीस, प्रेजेंट सर। सबाहत जुल्फ़िकार, प्रेजेंट सर। सहर फारूक, सहर फारूक, सोबिया सादिक, प्रेजेंट सर। सुंबल, प्रेजेंट। सुंदर शहजादी, प्रेजेंट सर। तैयबा रमजान, तैयबा रमजान, जो लोग रह गए दोबारा नाम बोल रहा हूँ उनको। हफ्सा आमना, प्रेजेंट सर। हफ्सा उबैद, इकरा असगर, इरफान खालिद, जहांजेब खान, मारिया मंजूर, मोहम्मद इब्रार, राबिया मंजूर, सहर फारूक, तैयबा रमजान। एनीवन एल्स? ठीक हो गया। अच्छा जी, सो आज सुबह क्लास पढ़ी आपने ऑनलाइन? आपने इससे पहले तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ी एनीवन इस यूनिवर्सिटी के अंदर? ऑफ कोर्स ये पढ़ी हैं, यस सर पढ़ी हुई है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सर पढ़ी स्प्रिंग हुई के है, होंगे। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ही हुआ है। हाँ जी, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्प्रिंग के बैठे हैं, बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो नए हैं मेरे ख्याल से, पहली दफ़ा उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह पढ़ी हैं। तो उनके लिए जी सर। जी, उनके लिए इस तरह से है जी कि एक तो यह है कि लेक्चर के फ़ौरन बाद आपका LMS के ऊपर ये जो लेक्चर पे में लिखा जाएगा स्लाइड्स में वो अपलोड कर दिया जाएगा, मैं कर देता हूँ। ठीक है। फर्दर दूसरी बात कि लेक्चर स्लाइड्स जो हैं ये अपलोड कर दी जाएंगी LMS के ऊपर, ये आप वहाँ से जाके देख लेंगे। तो लेक्चर बेशक आप जितना चाहें लिखें, जो काम कहा जाए एक्सरसाइज वगैरह वो कीजिएगा, अदरवाइज लिखने की खास जरूरत नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो इन केस किसी का कोई कनेक्टिविटी इशू है तो वो LMS से जाके वो रिकॉर्डिंग बाद में सुन सकेगा लिंक को क्लिक करके। लेकिन वो रिकॉर्डिंग शायद 7 डेज के लिए LMS के ऊपर रहती है, आपको डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे सेव करनी पड़ेगी, अदरवाइज गायब हो जाएगी वहाँ से। ठीक है। तो मैं तो अपलोड कर दूंगा लेक्चर के फौरन बाद, तो रिकॉर्डिंग वहाँ से उठा लीजिएगा। तो कनेक्टिविटी इशू को ऐसे सॉर्ट किया हुआ है कि किसी को कोई मसला ना हो, लेक्चर दोबारा जाकर देख सके। ठीक हो गया बात करें? तो 2 मेजर इश्यूज आपके, आवाज़ ठीक नहीं आई थी, ये नहीं आई थी, वो नहीं आई थी, वो सारे इश्यूज जो है वो हम फौरी तौर पे अगर अपलोड कर देते हैं तो उसकी वजह से सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है। ओके और सर। इसके अलावा कोई बात आपने अगर पूछनी हो तो लेक्चर स्टार्ट करें जी। एक मेजर इशू है आपके मिड टर्म का जो कि नेक्स्ट वीक था। ठीक है। तो वो अब नेक्स्ट तो नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक ही होगा। उसमें कोई मिड है आपका कोई और? जी जी सर सर, हमारा मिड है हमारा। तो आपने उनको ये नहीं कहा कि सर ने हमारा मिड लेना है, आप क्यों उधर रख रहे हो? वो सर वो मानते नहीं है सर, कह रहे थे कि हमने रखना है।
नहीं तो अगर मैं भी ना मानूं तो फिर क्या होगा? वो मानते नहीं तो उनको ये नहीं कहा कि सर मानते सर नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मान जाए प्लीज। रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि आपने उनको क्यों नहीं कहा कि सर मानते नहीं है? सर वो लेक्चर पहले सर था आप तो मान जाते हैं, आप मान जाएंगे। किसने कहा मैं नहीं मान सर, जाता हूँ? उनका आपको लेक्चर कैसे पहले पता? होता आपने है। कभी बनाया किसी बात पे मुझे? हाँ सर सर, उनका उनका लेक्चर पहले पहले होता होता है, है, आपका बाद students में के होता है। साथ। उनका मिड आपसे एक वक्त में पहले। एक बात करे तो ज्यादा अच्छा है प्लीज। हाँ जी बोले, किसने सर बात उनका करनी है? लेक्चर आपसे पहले होता है। लेक्चर पहले होने से क्या होता है बेटा? बीच में सर मैंने पहले तो रखा हुआ था ना। अच्छा, इस वजह से पहले देना चाहते हैं। वैसे कोई फिर 1 घंटे के वक्फे के साथ आप दूसरा मिनट भी दे सकते हैं, क्या मसला है? सर नो 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 क्या 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा सारा कुछ? सर प्लीज। सर वो बहुत मिक्सअप सर हो इतनी गया। कैपेसिटी नहीं है हमारी, इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा सर रिक्वेस्ट है आपसे, आप ना लें अभी। अच्छा सर किसी का माइक बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। क्या करें? हाँ जी, अपना माइक बेटा सब लोग म्यूट कर लें हर तौर पे। माइक की डिस्टॉर्शन जो होती है वो सबको डिस्टर्ब करती है। बात करके माइक को म्यूट कर लें, तरीकाकार इस पे ये होगा बात करने का। जी तो लेट्स सी। तो आप लोगों ने सेकंड 8 बहुत आगे ले गए वैसे तो। हमारा मिड था ऑलरेडी शेड्यूल्ड सेकंड को, ऐसे ही है। तो आप 9 को भी नहीं कर रहे, आप 16 को करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है? जी सर। अच्छा जी। सो बेटा जी सर। इसकी कंडीशन ये होगी सिर्फ कि ये 2 क्लासेस आप लोगों ने मेरे ज़ाया नहीं करनी। आपने ये नहीं शोर मचाना कि सर हम मिड दे के आए हैं, हमें और ना पढ़ाएं। क्योंकि मैं क्लासेस जो मिड के बाद लेनी थी वो अब मैं टॉपिक्स पहले डिस्कस करूंगा, तो आप लोग शोर मचा देते हैं। हमारे मिड की तैयारी भी है अगले हफ्ते ये वो। तो ये ऐसा मत कीजिएगा। तो अगर ऐसा नहीं करते तो क्या फ़र्क पड़ता है, 9 को लें या 16 को लें, मुझे कोई इशू नहीं है, बशर्ते आप लोग सर क्लास को रेगुलर क्लासेस की तरह डील करें। इज इट सर ओके? ये जो क्लासेस होंगी ऑनलाइन, ये तो मिड के बाद वाले लेक्चर हैं, तो फिर मिड का कोर्स 19 जो डेट को हुआ था लेक्चर। बेटा आज की लेक्चर जो है वो इंक्लूड होगा मिड के सिलेबस में, ऐसे डिसाइड हुआ था शायद, याद करें। जी सर, ठीक है जी सर। नेक्स्ट सर। क्लास इंक्लूड नहीं होगी, सेकंड और 9 की जो ठीक हो क्लास गया होगी सर। ओके उसको सर। आप रेगुलर क्लास की तौर पर डील करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे ताकि हम लेक्चर ज़ाया ना करें। ओके फर्दर मैं सर। ये चाह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास आपकी जो कि 2 जनवरी को हो रही है, मैं कोशिश करूंगा, आई एम नॉट सो श्योर, कि मैं किसी इनवाइटेड स्पीकर को आपकी क्लास में बुलाया जाए जो कि आपके इसी किस्म के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और जैसे भी होंगे वो विन 30 मिनट समथिंग का उनको कोशिश करेंगे लेक्चर जितना भी वो मांगे। तो किसी इनवाइटेड स्पीकर को बुलाया जाए, मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ इस चीज़ की। तो उनको सुनिएगा, ताकि एक रिक्वायरमेंट भी होती है हमारी तरफ से कि आप किसी अपनी क्लास के अंदर किसी इनवाइटेड स्पीकर को बुलाएं, तो वो आपकी क्लास के अंदर ही हम एक एक्टिविटी जनरेट कर देंगे। ठीक है? ऑनलाइन नहीं हो रही है तो वो भी ऑनलाइन ही बैठे होंगे, सर जैसे जूम का लेक्चर मेरा सुन रहे हैं वैसे वो सुनेंगे। तो एक्सेंट इश्यूज होते होंगे, कुछ स्लाइड्स के इशू होते होंगे, तो उनको आप तो मैंने थोड़ा सा सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा जो भी होंगे। अभी मैंने उनसे फुल फाइनल बात नहीं की, मैं कोशिश करूंगा अगर टाइम मिल जाए उनसे हमें, तो नहीं हुआ तो रेगुलर क्लास हम पढ़ा लेंगे जैसे होता है। इज इट ओके? ओके ठीक है? सर। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा विजनरी उनको, यानी अगर फॉरेन स्पीकर हमें मिल गए तो फिर उनको नजर आना चाहिए कि यू आर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और यानी आपको अपने स्टूडेंटशिप शो करनी चाहिए, अच्छे स्टूडेंट बन के बताइएगा उनको। तो अगर लोकल ओके हमें मिल गए तो उनसे भी अटेम्प्ट कर लेंगे, मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ इस हवाले से। देखते हैं कौन हमारे से बात हमारी मानता है। इज इट ओके? ओके सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपका मिड जो है डिसाइड हुआ कब, बोला मुझे जरा, 16 को 9 को? 16 जनवरी। 3 को सर। 16 जनवरी लिख देते हैं यहाँ पे। 16 जनवरी is the date for midterm. सिलेबस होगा अप टिल टुडेज क्लास। ठीक है? That's all. हाँ जी, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था साइलोस थ्योरम। तो जस्ट रिकॉल कर लेते हैं साइलोस थ्योरम क्या थे। साइलोस थ्योरम, इसका जो फर्स्ट थ्योरम था उसकी स्टेटमेंट, अगर आपके पास कोई पी जो है वो डिवाइड करता है किसी ग्रुप के ऑर्डर को, ग्रुप फाइनाइट हो, लेट जी बी ए ग्रुप, ये लिखा होगा आपने, फाइनाइट ग्रुप।
जी से लिखा हुआ है। and P be a prime such that P raised to power some k is a divisor of order of G where k is any number greater or equal to 1. Then this G contains an element of order P. Of order P to raised to power k. ठीक है, और इन अदर वर्ड्स कुछ लोग इसको कह सकते हैं और ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P to raised to power k. ठीक है, ये बात लिख सकते हैं। इसके हम एग्जांपल्स भी ढेर सारे देख लेते हैं। फिर इसके बाद हमने इमीडिएटली एक डेफिनेशन देखी थी साइलोस P सब ग्रुप। सर ये जो आप काम करवा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये भी हमें अवेलेबल होगा LMS पे? बेटा मेरे ख्याल से मैंने इसीलिए पहले क्लियर कर, ये सब चीजें स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, लेक्चर यानी दोनों के वाले मैं फौरी तौर पे लेक्चर के बाद ना स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। ठीक है, एज इट इज जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे के वैसे, अनलेस कोई कनेक्टिविटी इशू ना हो तो फिर मसला हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही इशू होता है समटाइम्स, तो कोई एरर आ जाता है समटाइम्स, तो फिर कुछ सेव नहीं होती स्लाइड्स। वो कभी कभी हुआ है, वंस इन अ व्हाइल हो जाता होता है, उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, अदरवाइज हो जाता है। अगर आपके पास ग्रुप के ऑर्डर का हमें गारंटी तो मिल गई कि जब भी कोई प्राइम नंबर या प्राइम की कोई पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगी तो उसका उस ऑर्डर का सब ग्रुप जरूर मिल जाया करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ग्रुप जी का ऑर्डर जो है वो 2 raised to power 4 multiplied by 5 square into 7 क्यूब, अगर ये ग्रुप का ऑर्डर इस किस्म का कोई है तो इसको प्राइम नंबर पी की मीन 1 पावर भी डिवाइड करती है, पी इज इक्वल टू 2 अगर हो आपके पास, तो ये 2 इसको डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, 2 स्क्वायर भी डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, 2 क्यूब भी डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, और 2 raised to power 4 भी डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। ये जो साइलस थ्योरम है ये कहता है कि अगर पी की कोई भी पावर उसको डिवाइड करती है, यानी पी स्क्वायर अगर डिवाइड करता है तो ग्रुप के अंदर पी स्क्वायर ऑर्डर का सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट हो जाएगा, एटलीस्ट एलिमेंट तो हो जाएगा। इस तरह से इसको अगर मैं 2 क्यूब डिवाइड करता है तो 2 क्यूब ऑर्डर का एलिमेंट हो जाएगा, 2 4 डिवाइड करता है तो इस ऑर्डर का भी हो जाएगा। लेकिन साइलो पी सब ग्रुप्स की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास कोई प्राइम की कोई पावर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही हो एंड उससे नेक्स्ट पावर उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना कर रही हो, तो फिर ऐसी सूरत में इसके सब ग्रुप की गारंटी तो हमें ऊपर से मिल रही है। इसका सब ग्रुप तो पी की पावर के वाला भी मिलेगा, पी की के से कम पावर वाला मिलेगा, लेकिन ये मैक्सिमम पावर वाला जो सब ग्रुप है इसको हम साइलोस पी सब ग्रुप कहेंगे। देन ए सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर p to the power k is called Silos P subgroups. ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना होगा? साइलोस P सबग्रुप ऑफ ऑर्डर p to the power k, ये होगा इसका मतलब। यानी इस सूरत में जो हमारे पास एग्जांपल सामने लिखी हुई है इसका एक साइलो 2 सबग्रुप होगा, उसको हम S2 सबग्रुप कहेंगे। S2 सबग्रुप का मीन ऑर्डर कितना होगा? 2 to the power 4, ऑर्डर उसका इतना होगा, यानी उसमें इतने एलिमेंट होते होंगे। उसका नाम हम इस प्राइम के कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? वो 2 to the power 4 होते होंगे। अब ये थ्योरम ये बताता है कि ऐसा कम से कम एक एग्जिस्ट करेगा, एक से ज्यादा होने के बारे में कोई बात नहीं करता और एग्जैक्टली एक होने के बारे में कोई बात नहीं करता। तो इसका मतलब देयर इज अ प्रोविजन कि एक से ज्यादा साइलो 2 सब ग्रुप भी हो सकते हैं, यानी 2 raised to power 4 ऑर्डर के साइलो 2 सब ग्रुप इस ग्रुप के इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी होंगे उसके बारे में सेकंड थ्योरम ने हमें गारंटी दी, साइलोस 2 सब ग्रुप, साइलोस सेकंड क्या कहते हैं, साइलोस सेकंड थ्योरम। ये कहता है कि ऐसे जितने भी आपके पास एनी 2 silos P subgroups are conjugate,
ये जितने भी होंगे, यानी अगर आपके पास 2⁴ वाले लास्ट एग्जांपल मिले तो इस सब के सब आपस में ये कॉन्जुगेट होते होंगे, ठीक है। और इसकी एक अल्टरनेट स्टेटमेंट, इसकी क्रॉलरी कर लीजिए, या दोनों एक दूसरे की मदद से निकाले जाते हैं। गैस वही कहते हैं कि अगर आपके पास इफ H is a subgroup of a group G and G has an order n, if इस H का ऑर्डर जो है वो P की पावर अल्फा है, तो देन H is contained in a Psilose P subgroup S. S of some order, of some order. ऑर्डर क्या होगा उसका? T to the power some K होता होगा। तो अंडरस्टूड है। यानी इसका मतलब ही है, अभी आपने लास्ट एग्जांपल जो लिखी थी, अगर उसी को गौर करें तो काफी चीजें समझ लग जाएंगी कि अगर आपके पास G का ऑर्डर में रखा था 2⁴, और भी कुछ रखा था जहाँ पे लेट दैट बी एनीथिंग बट m, बाकी जो पावर रखी थी, तो इसके ऊपर अगर नोटिस करें कि इसका अगर आपको एक H एक सब ग्रुप मिल जाए जिसका ऑर्डर जो है वो 2⁻² हो, ठीक है, यानी P प्राइम की किसी पावर हो, ये सब ग्रुप मिल जाए किसी ग्रुप का, तो साइलो थ्योरम हम ये कहता है कि इसका यानी बेसिकली अगर H सब ग्रुप मिल गया तो दैट इंप्लाइज दैट H का जो ऑर्डर है दैट इज ए डिवाइजर ऑफ ग्रुप्स ऑर्डर, और दैट पर्टिकुलरली मींस दैट के 2² इज डिवाइजर ऑफ दिस, ठीक है। तो बेसिकली एक प्राइम डिवाइजर, और इन अदर वर्ड्स 2 डिवाइज द ऑर्डर ऑफ G, ये बेसिकली आपको मिल गया। तो ग्रुप के ऑर्डर का प्राइम डिवाइजर है। इसका मतलब ग्रुप के ऑर्डर को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, इस चीज को देखे इग्नोर करके ये है कि नहीं है, इसका मतलब G का जो ऑर्डर है उसमें 2 की कोई ना कोई पावर जरूर आती है। 2² जैसे 2 आ जाएगी, 2³ होगा, 4 होगा, आई डोंट नो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, हमें नहीं पता ये कितनी पावर इसकी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इतना गारंटी मिल गई कि 2² अगर उसका डिवाइजर है तो हो सकता है 2² से 2³ ना होता हो, या हो भी जाता हो, डजंट मैटर। इतना पता चल गया कि 2² एटलीस्ट इसका डिवाइजर है। इसके ग्रुप के ऑर्डर के जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें ये एलिमेंट जरूर आता होगा, ये वाला फैक्टर इसका जरूर आ जाता होगा। तो साइलो थ्योरम तो हम ये कहता है कि जब कभी P की कोई पावर डिवाइड करती है तो जो मैक्सिमम पावर होती है वो साइलोस P सब ग्रुप होती है, ऐसे ही था ना। तो इसका साइलोस 2 सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा, और उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, वो 2 सम एलिमेंट्स जरूर होते होंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम ये कहता है कि वो जितने भी होंगे वो ये इसका सब ग्रुप बन जाएगा आपके पास, कि H जो है दैट विल बी कंटेन्ड इन सम साइलोस P सब ग्रुप। H ये था आपके पास जिसका के ऑर्डर लिखा हुआ था, तो देयर एग्जिस्ट साइलो P सब ग्रुप S जिसका कि H एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो ये सेकंड थ्योरम का ये भी एक प्रोविजन बनती है। देखते हैं हम इस शक्ल में इसको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो हम इसका थर्ड थ्योरम है जिसको हमें क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करना है, वो मैं लिखने लगा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, उनमें हो सकता है कि इन चीजों को भी इस्तेमाल हो आगे चल के क्वेश्चंस के अंदर। तो द थर्ड थ्योरम, third theorem states that let the group G is of order some prime to the power some k multiplied by some other numbers, यानी ग्रुप का ऑर्डर अगर आपके पास ऐसे था 2 4 3² 7³ अगर ये इसका ऑर्डर है तो एक वक्त में एक प्राइम को फोकस करने के लिए इस 2 4 को ऐसे रखें, बाकी ये सारे के सारे प्रोडक्ट का नाम m रख दें। तो ऐसा कुछ किया गया इसके अंदर, एक वक्त में एक प्राइम के ऊपर फोकस करने के लिए। तो किसी एक प्राइम की कोई पावर के ऊपर फोकस करते हुए रेस्ट ऑफ द उसके ऑर्डर के जो फैक्टर्स बनते हैं उसको m कह दिए, सारे मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बना दिया। Where let G's order of G is equal to this one, where P is a prime such that P does not divides the rest of things। ये भी खास बात है कि ये जो प्राइम 2 है, 2 does not divides the rest of the factor 3² 7³ इसका मतलब ये है कि 2 की जितनी भी पावर है वो प्राइम की एक ही जगह इकट्ठी कर ली। ऐसा नहीं किया ये m बनाते हुए कि हम ये 2 4 था तो इसको 2³ और एक 2 यहाँ पे भी रख देते हैं, ऐसा नहीं किया हमने,
ठीक है, ऐसा होता तो फिर ये 2 जो है इस m वाले हिस्से को भी डिवाइड कर रहा होता। तो 2 की सारी यानी जिस प्राइम की बात कर रहे हैं वो प्राइम निकाल के बाकी वाला हिस्सा जो है वो सच दैट ये डजंट डिवाइड m, ये लिखा हुआ है। तो ऐसी सूरत में देन नंबर ऑफ साइलोस p सब ग्रुप, ये हमें गारंटी पता है कि ऐसा है, तो इस सूरत में p की पावर k जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है। इसका एक साइलो p सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ऑफ ऑर्डर k, लेकिन वो कितने बनेंगे इसके बारे में थर्ड थ्योरम बात कर रहा है। सब ग्रुप्स नंबर, इसका नंबर को नाम रख लेते हैं n, then the number n of Silos P subgroup of G is congruent to 1 mod P and is a divisor of ग्रुप्स ऑर्डर या से m। That's it। ये लिख लीजिए या लिख लिया हमने, ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसी एग्जांपल की बात करते हैं, ये जो आपने लिखी हुई है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ इस थ्योरम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ये G इज कॉन्जुगेट है। जी कॉन्ग्रेंट, जो नंबर 3 का कॉन्ग्रेंट होता है, कॉन्ग्रेंट टू 1 mod P। ठीक हो गया जी। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। अगर मतलब ये जो हमने लिखा है, लेट्स से जी का जो ऑर्डर है वो है 2 4 3 स्क्वायर और इधर क्या लिखा था 7 क्यूब लिखा था, ये लिख लेना मैटर। तो इसके हम अगर ये देखना, हमें ये पता है साइलोस फर्स्ट थ्योरम के मुताबिक, अगर आप नोट करें कि इसका एक साइलो 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इट यानी इसका अगर साइलो 2 सब ग्रुप जो है एग्जिस्ट करेगा ऑफ ऑर्डर, कितना होगा उसका तो बताया मुझे प्लीज, एनीवन? 2 power 4। 2 पावर 4, 2 रेस्ट पावर 4। इसी तरह से हमें ये भी पता है इसका कि इसका एक साइलोस 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ऑफ ऑर्डर कितना 3 स्क्वायर। हमें ये भी पता है कि इसका एक साइलोस 7 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ऑफ ऑर्डर 7 3। ठीक है, ये हमें एक एक के एग्जिस्टेंस का तो बारे में तो पता है, जो पहला थ्योरम हमें यही कुछ ही बता रहा होता है। लेकिन क्या ये एग्जैक्टली एक ही एग्जिस्ट करेगा कि एक से ज्यादा? मैंने ये बताया था कि एनी 2 साइलो 2 सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट। सेकंड थ्योरम में कहता है कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर होंगे तो आपस में कॉन्जुगेट होते होंगे, ये मैं बताता है। तो एक वक्त में हम किसी एक प्राइम के ऊपर अगर फोकस करें, पहले वाले की बात करें, तो इसके साइलो 2 सब ग्रुप अगर होंगे तादाद में तो कितने हो सकते हैं? ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा अगर होंगे तो उन सब के अंदर इतने इतने एलिमेंट्स ही होते हैं 2 पावर 4। लेकिन वो कितने हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो नंबर है, यानी अगर हम कह दें कि S2 एक सेट बनाए, S2 के अंदर हम ऐसे सब ग्रुप्स रखें विच आर एज इज ए साइलोस 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 या 2⁴ सर, इसके जितने भी साइलो 2 सब ग्रुप हैं उसको मैंने इस एक सेट के अंदर उठा कर रख लिया, यानी ये सेट ऑफ ऑल साइलो 2 सब ग्रुप्स हैं इसके। और सबके सब ग्रुप्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें पता ऑलरेडी 8 है। सेकंड थ्योरम हम ये कहता है कि सबके सब आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता है। अब ये इस S2 के अंदर कितने सब ग्रुप आएंगे उसका हमने नाम रखा हुआ है इस थ्योरम के अंदर, लास्ट टाइम जो रखा है वो रखा है n। n क्या बेसिकली n2 कह लेना है, यानी कितने इसके साइलो 2 सब ग्रुप का काउंट कितना होगा। ठीक है, वो ये कहता है कि नंबर n2 जो है, इसका जो काउंट है साइलो 2 सब ग्रुप का, दैट मस्ट बी कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड, ये वाला नंबर, ये p मॉड क्या इसके इसमें 2, यानी ये नंबर जितने भी होंगे एक तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। दूसरी बात क्या होगी कि जो नंबर है n2 मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ दिस फैक्टर, ये है m। ठीक है,
रेस्ट ऑफ उस नंबर को निकाल के m रख लें। m क्या है इस केस में 3 स्क्वायर और 7 क्यूब। ठीक है, बात करें तो अब इन दोनों की मदद से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने इसके अंदर एलिमेंट आ सकते हैं, साइलो टू सब ग्रुप का काउंट कितना होगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें कुछ पता चल जाएगा। ये बताइए जरा, इसमें कुछ इशू है इस वाले से? इसी तरह से हम साइलो 3 सब ग्रुप के वाले से भी कर सकते हैं। आपने S2 से मुराद क्या है? दिस इज ए सेट या कलेक्शन ऑफ ऑल साइलो टू सब ग्रुप्स, और उन सब के ऑर्डर कितने हैं वो हमें पता है, पहले थ्योरम से कितने होते हैं, उसके अंदर 2⁴ होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं वो, ये कंडीशन, उसका नाम मैंने रखा है N2। N2 इज बेसिकली काउंट ऑफ साइलो टू सब ग्रुप्स के कितने तादाद में आ सकते हैं। ठीक है, और वो N2 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा मॉड ये वाला नंबर P जिस प्राइम के वाले से बात कर रहे हैं। फर्दर ये N2 जो होगा मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ द रेस्ट ऑफ द जो भी ग्रुप के ऑर्डर का पोर्शन बच जाता है M। ठीक है, ये दो कंडीशन होंगी। सिमिलरली अगर हम ऐसा ही कुछ इसके इस 3 नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग करें तो S3 कलर चेंज कर लें, अगर कलर S3 अगर कर लें, S3 से मुराद इसमें भी H होंगे, जबकि H क्या है? H इज ए साइलोस 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना होगा इसका प्लीज तो बताया मुझे। 3 power 2 2 3 पावर 2। ठीक है, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट आ सकते, कितने सब ग्रुप्स आ सकते हैं उसका अगर काउंट देखना है तो दैट मस्ट बी N3। N3 जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड, मॉड क्या लिखूं कोई मुझे बताया प्लीज जरा। What 3? 3 आ मॉड जाएगा 3 mod 3 तो मॉड 3। ठीक है, बात करें फर्दर। अच्छा, फर्दर ये N3 जो है दैट मस्ट बी डिवाइजर ऑफ M। M क्या बनेगा को मुझे बताया जरा। 3 2 वाली की पावर पावर 4 2 की पावर 4 7 7 power 7 पावर 3। power 3 तो ये है जी साइलोस थर्ड थ्योरम। अब इसका इस्तेमाल करते हैं हम कुछ आगे इन कामों के लिए। इस तरह हम 7 के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी कैलकुलेशन उसके लिए भी हो सकती है। ठीक है, अब एक छोटा सा एक प्रॉब्लम लिखने लगा हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। इज इट ओके? ये वाले पेज के ऊपर कोई बात पूछनी है तो बता दीजिए प्लीज मुझे। एनीवन? ठीक हो गया। सो प्रॉब्लम ये है जी कि अगर किसी P के कॉरेस्पॉन्डिंगली इफ साइलो P साइलोस P subgroup of a group G is normal। सब ग्रुप तो होते हैं और सब ग्रुप के बारे में आपको पता है नॉर्मल भी हो जाते हैं, कभी कभी, कभी कभी नहीं भी होते। तो उसके बारे में क्राइटेरिया ये है कि इफ एंड ओनली इफ इट इज द ओनली साइलोस P subgroup। अगर किसी P के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास ये पता चल जाए कि इसके साइलो P सब ग्रुप इस P के कॉरेस्पॉन्डिंगली एग्जैक्टली एक ही बनता है तो वो नॉर्मल होगा। यानी इस केस में हमें ये नहीं पता था कि S2 सब ग्रुप कितने बनेंगे, 1 2 3 4 कुछ ना कुछ गिनती आती होंगी, लेकिन अगर पता चल जाए कि S2 इस ग्रुप के अंदर एग्जैक्टली एक इकलौता ही है, यानी N2 = 1 हम अगर साबित कर दें तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो नॉर्मल होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उस P के कॉरेस्पॉन्डिंगली वो एक इकलौता S2 के अंदर एक ही मेंबर आता हो। अगर नहीं होगा तो बेसिकली नॉर्मल नहीं होगा। तो नॉर्मल होने के बारे में ये, इसी तरह से N3 के बारे में हम देख सकते हैं, अगर इसके अंदर एक इकलौता ही आया तो वो नॉर्मल होता होगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास रेडीमेड पड़ी हुई है, मैं बताता हूँ आपको भी। फॉर एग्जांपल D3 के ऑर्डर होता है 2.3, ऐसे होता है ना। तो इसका जो साइलो टू सब ग्रुप एग्जिस्ट करते होंगे इसके, इसका जो S2 बनेगा जो कि प्राइम डिवाइजर है, उसका एग्जैक्टली हम बता भी सकते हैं। उसमें एक आएगा E और B, उसमें आएगा E और AB, और उसमें आएगा E और A² भी। ठीक है, इसके जो S3 है
उसमें आएगा E, A और A स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो n3 है दैट इज इक्वल टू 1 और इसका जो n2 है दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, कितने साइलस 2 सब ग्रुप हैं इसके 3। इसके कितने साइलस 3 सब ग्रुप हैं? 1। और ये नॉर्मल होता है, हम चेक कर चुके हैं इसको पहले से। ठीक है, ये वाले नॉर्मल नहीं है। ठीक है, क्योंकि काउंट में एग्जैक्टली 1 नहीं है। फर्दर हम इस थ्योरम को मजीद अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं ये n2 को 3 जो है हम ये लिखे बगैर, ये एग्जैक्टली लिखे बगैर हम इस फार्मूले से भी कंप्यूट कर सकते हैं कि यानी एटलीस्ट कंप्यूट एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन एक इशारा हो सकता है। मसलन हमारे पास जो फार्मूला वो होना चाहिए कि n2 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 एंड n2 मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ क्या चीज होनी चाहिए? 3। ऐसे ही है ना? तो 3 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं, को मुझे बताया जरा प्लीज, एनीवन। 1 and 3 n2 का डिवाइजर होता है 1 या 3। ठीक है, अब इन डिवाइजर में से बताइए कि कौन से, यानी 1 जो है क्या कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 है? एग्जैक्टली है। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि आप इसमें से n2 - 1 को देखें, क्या उसका 2 डिवाइड कर रहा होता है? यहाँ पे लिखा होता है कि 2 इज ए डिवाइजर ऑफ दिस और नॉट। तो मुझे देखिए क्या यहाँ पे बात 1 रखें n2 की जगह पे, तो क्या बात दुरुस्त है? 1 - 1 is 0, 2 0 को डिवाइड कर रहा होता है, दैट इज ओके। और 3 - 1 2, तो 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 2। तो ये दोनों ही बातें हमें दुरुस्त लग रही हैं। तो बेसिकली ये एग्जैक्टली बताता नहीं, आपको बताता है और या तो वो 1 होंगे या तो वो 3 होंगे। एग्जैक्टली हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती यहाँ से। ठीक है, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, यानी दो ऐसा नहीं हो सकता इसके साइलर 2 सब ग्रुप 2 बन जाए या 4 बन जाए। तो वो आपको बताया था कि या तो 1 होंगे या तो वो 3 होंगे। उसके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो इस केस में आप अगर नोटिस करें, हमने ऑलरेडी जानते हैं कि इसके 3 है, जो कि ये है। ठीक है, तो देखिए हमारी बात इसमें कंट्राडिक्टरी नहीं आई, हमें कुछ ना कुछ हिंट्स मिल गए थे कि या तो वो एग्जैक्टली 1 होने थे या तो वो एग्जैक्टली 3 होने थे, तो जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल चुकी है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम S3 काउंट करें वो 1 आएगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं करने लगा हूँ इसी चीज के लिए, जो इसका n3 काउंट करेंगे हम अपने इस वाले फार्मूले से, वो हमें एग्जैक्टली बताएगा कि इसका आंसर 1 आता है। लेट्स सी हाउ। सो n3 हमारे फार्मूले के मुताबिक शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 and n3 should be a divisor of the rest of the group's order, that is 2। तो 2 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं? या तो 1 होगा या 2 होगा। तो इसमें से मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 या 2। 2 यहाँ पे पुट करें तो 2 - 1 is 1, तो 3 1 को डिवाइड तो नहीं करता ना, फैक्टर तो नहीं होता ना उसका। लेकिन यहाँ पे अगर 1 पुट करें तो 1 - 1 is 0, जीरो डिवाइड करता है, 3 0 को डिवाइड कर रहा है। तो दैट मींस यहाँ से हमारे पास एग्जैक्टली इसका नंबर जो 1 आ रहा है। यहाँ से हमें पता चला कि इसके साइलोस 3 सब ग्रुप वो तो एग्जैक्टली 1 बनेंगे। ठीक है, और एग्जैक्टली 1 बनेंगे तो वो नॉर्मल होगा। शोज इट हैज यूनिक साइलोस 3 subgroup and therefore it is normal। ठीक है, ये नॉर्मल होगा। हमें नॉर्मल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरम जैसे आप चेक करते हैं ना प्रीवियसली, तो थ्योरम हमें ये कह रहा है कि अगर एक इकलौता साइलो 3 किसी पी के लिए बन गया तो वो नॉर्मल ही होता होगा। ठीक है, तो ये हमें बात मिलेगी। इज इट ओके? सर 2 के लिए नहीं होगा? यस सर। 2 के लिए आपका जो आखिर में रिजल्ट आया वो आया या तो वो 1 है या वो 3 है। अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि एग्जैक्टली 1 है तो फिर हम कहेंगे नॉर्मल है। ये थ्योरम से हमें कुछ नहीं पता चल रहा। थ्योरम कह रहा है या तो 1 है या तो 3 है। इससे क्या पता चला? n3 एग्जैक्टली 1 है, बिल्कुल कन्वर्ज होके 1 के ऊपर इसका आंसर आ गया, तो वो नॉर्मल ही होगा। गारंटी मिलेगी तो हम नॉर्मल कहेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं कहेंगे। ठीक है बात? सर ये इसका क्वेश्चन मतलब इस तरह आएगा कि यानी कोई सेट दिया होगा अभी करते हैं, लीव इट, अभी उसकी बात ना करें, अभी आगे देखते हैं, अभी और सवाल आएंगे, लिखूंगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर छोटी सी डेफिनेशन है कि अगर किसी का इफ G has
no proper normal subgroup, then G is called a simple group. अगर G का कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप अपने अलावा, यानी छोटा से जो होता है, प्रॉपर का मतलब यही है कि पूरे ग्रुप के अलावा, पूरा ग्रुप अपना नॉर्मल तो होता ही है, उसके अलावा बात कर रहे हैं, अगर G का कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप आपके पास ना हो तो देन G इज कॉल्ड ए सिंपल ग्रुप। तो मुझे बताइए कि आपके पास D3 जो है ये सिंपल है कि सिंपल नहीं है, बता सकते हैं? D3 का एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल नहीं गया हमें? मिल गया ना? ये D3 का नॉर्मल सब ग्रुप मिल नहीं गया, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया, तो ये सिंपल तो नहीं है। D3 इज नॉट सिंपल, क्योंकि सिंपल होने की क्या बात है कि उसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि शो दैट D3 इज नॉट सिंपल, तो क्या मतलब है? आपने ये ढूंढ के बताना कि इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो उसका एक तरीकाकार, अगर D3 के वाले से बात कर रहे हैं तो प्रीवियस सारी कैलकुलेशन आपके पास मौजूद है, आप करके सारा कुछ बता दें। एक तरीकाकार ये है कि आप सिर्फ 3 के ऊपर अटैक करें और बताएं कि 3 वाला जो है इसमें नॉर्मल बन जाता है, तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी सिंपल, इट इज नॉट सिंपल, क्योंकि इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप प्रॉपर हमें मिल गया जो कि D3 से छोटे साइज का है, यानी D3 6 ऑर्डर का नहीं है, 3 ऑर्डर का बेसिकली। इस तरह से क्वेश्चन इसके अक्सर पूछे जाएंगे। अब हम डिफरेंट फॉर्मेट्स देखते हैं जिसके अंदर इसके क्वेश्चन हल होने हैं। इन्हीं चीजों को घुमा फिरा के हमने इस्तेमाल करना है, ये जो हमने अभी कर रहे हैं कैलकुलेशन वगैरह इसी तरह से करनी है हमने भी। अगर आप अलाउ करें तो आगे चलें। एनीवन? सही क्लोरी का प्रूफ नहीं करना हमने? बिल्कुल नहीं करना जी, प्रूफ छोड़े, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, इतने मजे की सर एप्लीकेशन। सर इसको एक करने का और तरीका मतलब यही नॉर्मल फाइंड करने का कि अगर वो फाइनाइट है तो उसका इंडेक्स 2 होगा ग्रुप में, ये भी एक मेथड पड़ा वो था भी तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक से ज्यादा तरीकेकार हो सकते हैं। मैं भी आपको क्वेश्चन जी देता हूँ सर। ना, मुझे आप ये वाला तरीका तो लगा के बताइएगा, मैं भी आपको करने लगा क्वेश्चन। प्लीज बड़े बड़े ऑर्डर में ये इंडेक्स वाला तरीका अक्सर का बना ही लगेगा। लेट्स सी एक एग्जांपल लिखूं ताकि आपके इन क्वेश्चंस का आंसर इन सवालों में आ जाएगा जो मैंने आगे देख लिया। मैं सिर्फ ये कुछ नोशन डिफाइन कर रहा था। सो शो दैट, क्वेश्चन लिखते हैं, शो दैट a group of order 40 is not simple। ठीक है, तो इसका हमने देखना है कि ग्रुप है जिसका कि ऑर्डर 40 है, साबित करें कि सिंपल नहीं है। दैट मींस हमें ये शो करना है किसी तरह से कि इसके अंदर एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जरूर मिल जाता है, और वो यही क्रॉली है जो हम कर रहे हैं, इसी की मदद से हम करने की कोशिश करेंगे, वहां भी पहुंचेंगे। तो कैसे करेंगे? इसका ग्रुप का ऑर्डर जो है दैट इज इक्वल टू 2 power 3 5 into 8, 2 क्यूब into 5, ऐसे ही है ना? 5 ठीक है, Yes, ये sir. 40 इसका बन गया। तो बेसिकली दो प्राइम आपको मिल गए, वन इज दिस वन एंड द सेकंड इज दिस वन। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप बड़े वाले प्राइम के ऊपर पहले फोकस करें, छोटे वाले प्राइम के ऊपर बाद में। रिवर्स तरीके से हम चलने की कोशिश करते हैं, हमारा प्रोसीजर ऐसे ही हुआ करेगा। तो पहले हम इसके देखते हैं, इसके साइलोस 5 सब ग्रुप देखते हैं। अगर कोई एक भी साइलोस 5 सब ग्रुप हमें पता चल गया कि वो यूनिक है तो वो नॉर्मल होगा, और नॉर्मल होगा तो फिर ये सिंपल नहीं होगा। इस तरह से फिर बाद में हम साइलोस 3 सब ग्रुप के बारे में देखेंगे। अगर वो यूनिक हो गया तो कहानी वहीं पर खत्म हो गई, नहीं हुआ एक तो होगा दोनों में से ना, क्योंकि उसने शो दैट वाला सवाल दिया। तो S5, सो नोटेशन, सो सर ये लेट्स, 40 है? हाँ जी 40 है जी, इसीलिए क्या 5 into 8 40 बन गया ना ये थिंग। सो S5 जो है इट कंसिस्ट ऑफ H such that H is a Silos 5 subgroup, ऑफ ऑर्डर भी होगा, सारा पता होगा बेसिकली। सो हमें पता है कि N5 जो है बाय साइलोस थर्ड थ्योरम, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय थर्ड थ्योरम N5 is congruent to 1 mod 5 5 and N5 is a divisor of 2 to the power 3। ठीक है, that would mean that N5 या 5
is a divisor of n5 minus 1, ये कॉन्ग्रुएंट वाली कंडीशन कैसे लिखा, इसका मतलब ये बना कि अब आप इसके डिवाइजर बताइए कौन कौन से हो सकते हैं। इसका डिवाइजर हो सकता है 1 2 2 स्क्वायर 4 2 क्यूब, ये हो सकता है क्यूब। यस यही हो सर। सकता है, डिवाइजर हो सकते हैं। अब इसमें से आपने 1 बाय 1 इसके अंदर रख के देखिए कि कौन 1 तो हमेशा कर देगा ना, ये तो हमेशा कर रहा होता है, इसके अलावा कुछ करता है। मतलब यहाँ पे 2 रखे जरा, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो क्या n5 जो है वो 1 को डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, इस तरह से 2 स्क्वायर अगर इधर रखें n5 की जगह के ऊपर इस पहले वाले हिस्से के अंदर, सो 4 माइनस 1 इज 3, तो 5 का 3 को डिवाइड करता है? नो बिल्कुल नहीं सर। करता। और No. 8 रखें अगर इधर, तो 8 माइनस वो भी 1 नहीं इज करेगा। 7, 5 का डिवाइड करता है इसको? नो बिल्कुल नहीं सर। करता। तो इधर से एक ही बात निकलती है, दिस बोथ ऑफ एंड लिखा हुआ ना, तो दोनों को मिला के अगर पढ़ेंगे दैट विल से दैट n5 इज इक्वल टू 1 ओनली, क्योंकि 1 माइनस 1 इज 0, 5 0 को डिवाइड करते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? शोज G has a unique silos 5 subgroup and which is and therefore it is normal, hence consequently G is not simple। तो हम कहेंगे सिंपल नहीं, ठीक है, क्योंकि एक मिल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, दूसरा साइलो देखने की हमें जरूरत नहीं है, पहले से हमें मिल गया। अगर यही क्वेश्चन उसने पूछा, और भी इससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यानी साइलोस थ्योरम की ये हम एक किस्म की एप्लीकेशन सिंपल होना और सिंपल ना होना वाले टाइप की ही देखेंगे, और भी इसके बारे में बता सकते हैं, ग्रुप के एलिमेंट का स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं, और बेशुमार इंफॉर्मेशन और बातें बताई जा सकती हैं जैसे जैसे आप रिजल्ट देखेंगे। तो हमें उस तक तो नहीं जा रहे, हम इसकी इसी तरह की एप्लीकेशन देखते हैं कि सिंपल है कि नहीं है। इसमें भी आगे फर्दर कुछ डिस्टिंक्शन आने लगी। ये ठीक है क्वेश्चन? कोई इतराज है तो मुझे बताइए प्लीज, एनीवन? नो सर। तो देयर इज एन ऑर्डर इन एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जांपल 2 का लें। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2540। अभी तो बताइए इंडेक्स वाला सवाल इस्तेमाल होता है, इंडेक्स वाला प्रोसीजर? मेरा नहीं ख्याल, इंडेक्स कहाँ पे लगाते रहेंगे इसके ऊपर, ठीक है। टू की पावर 2 2540 2540, इसको पहले तो फैक्टराइजेशन करें इसकी, जो कि आप करते हैं, यानी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे इसकी? 2540 इसको 2 से डिवाइड करें, छोटे नंबर से डिवाइड करें, सर तो 2 की पावर 2 बनेगा। 2 की पावर 2, चलो आगे बोलो। 5 2 की पावर 2 5 5 और आगे मेरे ख्याल आई थिंक 127 एज इट इज आ जाएगा सर। 127 ही कहना है, आ जाएगा। देखिए कैसे ही है, बाकी कोई वेरीफाई कर सके। ये कैसे करेंगे? आसान तरीका कार, इसको करके बता दें जो लोग नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। हाँ जी, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करना शुरू कर दीजिए। 2 से डिवाइड करें, इधर क्या आएगा? 1, यही आता है 2, सही किया कि नहीं? यस सर। और 6 यस 3 सर भैया। 6 3 5, अभी ये 5 पर 1 2 127 और 127 ही प्राइम नंबर ही आई गेस, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी है, एक्स नंबर की पहला काम तो ये करना है। तो 2 स्क्वायर 5 और दिस लिख लिया। अब इसके अंदर वंस अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे बड़े नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा प्राइम 127। इसमें ये भी होगा सम टाइम ये नंबर लगते होंगे प्राइम, लेकिन नहीं भी होते होंगे, तो पहले 127 को चेक कर लीजिए ये प्राइम है कि नहीं है। दैट इज ए प्राइम, मुझे पता है, लेकिन आप लोग कैसे चेक करेंगे अगर बड़ा अजीब ग्रुप से नंबर आ गया? तो इसको डिवाइड करना शुरू करें कैलकुलेटर से, पता होना चाहिए वैसे तो 2 से 3 से 4 से 5 से इसके हाफ तक जाएं, अगर मिल गया कोई डिवाइजर तो अच्छी बात है, नहीं तो दैट इज अ प्राइम नंबर। तो इसका S127 इसके अंदर H होंगे सच दैट H इज ए साइलोस 1 to 7 subgroup of order 1 to 7।
हाँ जी, देखिए जरा क्या सूरत बनती है। ये जो n1 to 7 होगा, that must be congruent to 1 mod 1 to 7, and n1 to 7 must be a divisor of 2 square into 2 power 2 ठीक 5 है। अब ये Yes, कौन sir. कौन से नंबर हो सकते हैं? n1 to 7 can be equal to 1, 2, 2 square, 5, 10 10 20 और 40 यानी 20 से 20 ये हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो, यानी इनके पहले इंडिविजुअल इनकी पावर सब के सब, फिर इनके आपस में जो पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। और इधर से n127 मस्ट बी डिवाइजर ऑफ n127 माइनस 1। अब इसमें से कुछ नंबर यहाँ पे पुट करके देखिए क्या सेटिस्फाई होते हैं। मसलन 1 तो होता ही होगा, उसको नहीं देखते। 2 - 1 इज 1, तो 127 1 को तो डिवाइड नहीं करता। 4 ये सारे के सारे नंबर 127 से छोटे ही बन रहे हैं -1 करके। तो कोई भी इसमें से जो है इस पहले वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो 1 कर देता है कि इनको सिफर आ जाता है। सो दिस ओनली मींस दैट n127 इक्वल टू 1। तो आगे वही इंग्लिश जो कि आपने ये पहले भी लिखी है, नॉट सिंपल है। ये भी हाँ नॉट सिंपल, ठीक है। तो दैट इज silos या S1 to 7 यानी G has unique silos 1 to 7 subgroup, which and therefore it is normal and hence G is not simple. सर ये क्या लिखा है? एंड जो लास्ट टाइम लिखा था वो लिखा। G has a unique silo 1 to 7 subgroup and therefore it is normal and hence G is not simple. ठीक हो गया? Anyone? आगे चलें? यस सर। सर ये नोट कर ले। नोट कर ले, वैसे तो लिखा ही जा रहा है मेरे ख्याल से। चलिए 1 ठीक मिनट है सर। सर। आप हिंट्स लिख लिया करें ताकि इन केस इनको खराबी अगर होगी, एरर आ गया किसी वजह से, तो फिर मसला आपका हल हो जाए, अदरवाइज ठीक ही होगा। एक और अच्छा सा नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। दैट इज G's ऑर्डर is equal to 6 5 4 5। ये G का ऑर्डर है और शो दैट G has a normal silos P subgroup for some P। चलें पहले तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 5 5 7 7 11 11 17 17। चलें प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कर ली। हाँ जी, बाकी लोग कर लेंगे इसको कि नहीं? कैलकुलेटर का काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है वैसे ऐसा चीज। तो वंस अगेन हम बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं, S17। ठीक है, तो S17 तो बना ही लेंगे। S17 की बजाय ये बार बार लिखने की बजाय मैं N17 लिखता हूँ जिसके हमें जरूरत है। ठीक है, S17 H9 सब ग्रुप सारी गिनती लिखने की बजाय लिख लें वैसे एक दफा, पहले वाले की लिख, बाकी को लिखो जो लिखते रहेंगे। तो S17 में हम क्या लिखते होते हैं कि H such that H is a silos 17 subgroup of order 17। ठीक होगा। तो N17 मैं हमेशा N17 से लिखूंगा, ऊपर लाइन आप खुद ही लिख लिया करेंगे। इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17 and N17 must be a divisor of, हाँ जी डिवाइजर क्या होगा, ये सारे 5 7 11 5 7 11।
So that would mean that कि n17 या तो होगा 1 या 5 या 7 या 11 या 55 35 55 77 भी हो सकता है, 77 और एक और भी होगा, तीनों का प्रोडक्ट वो तीनों का 885। 885 बनता है, 885। So n can be these things, यानी हर दो का प्रोडक्ट और इंडिविजुअल नंबर्स और फिर तीनों का प्रोडक्ट भी। और इधर से क्या होगा, 17 मस्ट बी डिवाइजर ऑफ n17 -1। अभी इसमें से देख के मुझे बताइए कौन से नंबर जो है, 1 तो होता होगा, 1 के अलावा चेक करें। 5 - 1 सर 4, 35 भी होगा, क्योंकि 35 - 1 34, वो 17 से डिवाइड होगा। चले बाकी भी देख लीजिए। 55 - 1 77 - 1 सर इसमें 885 यूनिक - नहीं 1। रहा है ना? हाँ जी प्लीज बाकी लोग वेरीफाई करें जी। इसमें से आपने क्या करना है, इन सब नंबर्स को इधर सोच के देखना है बारी-बारी कि चेक कौन सा करना। नंबर इस वाली बात को सेटिस्फाई करता है। तो बात ये दुरुस्त कर रहे हैं, एक इसमें से 1 होगा और एक और एक 35। इज ओके सबके लिए प्लीज, सब लोग यहाँ ओके तक सर। पहुंचे तक हम आगे की बात करें। तो कहानी यहाँ तक पहुंची कि n17 इज इक्वल टू 1 या 35। दैट इज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइलो 17 सबग्रुप्स आर नॉट यूनिक। हमें यहाँ से यूनिकनेस के बारे में नहीं पता चला। तो सर अगर यूनिक नहीं होगा तो बाकियों को भी चेक करना पड़ेगा। डेफिनेटली ये पहला सवाल आया ना, इसीलिए एडवांस आना था, पहले तो आसान कराया ना। 17 सब जी जी। ग्रुप्स आर नॉट यूनिक। अब हम 11 को नेक्स्ट देखते नंबर हैं। पे जाएंगे। 11 के उससे बड़ा नंबर जो होगा, तो n11 से मैं लिख रहा हूँ, बाकी गिनती नहीं लिख रहा। n11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod mod 11 11 एंड n11 मस्ट बी डिवाइजर ऑफ, बाकी जो बचा क्या था इसके बाकी 5 7 17। 5 7 17। ठीक है, तो इसका मतलब होगा n11 कैन आइदर गो टू 1 और 5 और 7 और 17 और 35 35 और क्या बनता है, 5 into 17 क्या बनता है, 85 85 और 5 और 119 भी आएगा। 7 into 17 क्या बनता है, 119 119 और तीनों का प्रोडक्ट वो 595। देख लीजिए, ये इन्होंने मल्टीप्लाई किया, मैंने नहीं किया। 11 इज ए डिवाइजर ऑफ n11 -1। अब इसमें से देख के मुझे बताइए कि कोई यूनिकनेस है। 1 तो है ऑलमोस्ट। 1 तो हमेशा ही होता है ना, उसको तो चेक करने की जरूरत नहीं होती ना, 0 आता है हमेशा उससे। हमें 1 के अलावा भी अगर मिल जाए तो यूनिक तो ना हुआ। n11 सर एक ही लास्ट वाला भी होगा, कौन सा, 595 - 1 594, वो डिवाइड होगा 11 पे। हाँ ये कह रहे हैं 595 होता है, उसके अलावा कोई नहीं है पहले वालों में से, प्लीज चेक कर लीजिए इसको। सर ये सब नंबर उसके आपने अलावा इस, उसके अलावा कोई नहीं है। जी जी 84 उसके अलावा कोई नहीं है। नहीं है। उसके अलावा कोई नहीं है, तो चले मान लेते हैं इनकी बात। 595, तो इसका मतलब ये भी यूनिक नहीं आया, यानी अब 7 को चेक करेंगे। नेक्स्ट को करेंगे। 11 सब ग्रुप इज नॉट यूनिक। यूनिक आएगा तो हम नॉर्मल के बारे में कहेंगे, नहीं आएगा तो आगे चलते जाएंगे। यस सर। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 7। यस सर। n7 is congruent to 1 mod 7 7 and n7 must be divisor of the rest of the 5 7 11 5 11 17। इसका क्या मतलब है, n7 can equal to 1 is equal to 5 is equal to 11 is equal to 17 17 11 is equal to 85 55 और क्या 5 बाकी बताओ, 187 187 और आई थिंक 435 430। किसको मल्टीप्लाई किया आपने, आपने 187 कैसे आया, सर ये इनको मल्टीप्लाई करवाने से। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, 5 11 17 को। एक मिनट सर, 85 नहीं आता इसमें कहीं पे, 85 भी है सर इसमें। तो आपने लिखवाया नहीं बेटा। 55 5 into 17 क्या आएगा, ये 85 है।
50 और 7 35, हाँ ये 85 आ गया। 11 into 17 मेरे ख्याल से 187 187 आ गया, और फिर तीनों का प्रोडक्ट सिर्फ रह गया, वो क्या है? वैसे लिख लो 5 11 17 935 कितना? 935 935 ठीक हो गया। अब इसमें से देखिए कि इस कंडीशन को, कि 7 डिवाइड्स n 7 - 1 कौन सा है नंबर्स, एक है, एक से ज्यादा है, x प्लस। 11 सर इसमें से 85 करेगा, 84 बनेगा, 7 को डिवाइड हो रहा है 84, और उसके अलावा भी देख लो ना, जो रेडिली मिल जाते हैं उनके अलावा भी होने चाहिए। 55 187 नहीं सर ये 85 ही है। n 7 = 1 और 85 तीनों 85 की बात करें तो बेसिकली ये भी यूनिक नहीं आया, सेम इंग्लिश लिख लेंगे, इज नॉट यूनिक, तो कहानी भी खत्म नहीं हुई। आगे चलते हैं, आगे 5 को देख लेते हैं। तो s या n5 जो है is congruent to 1 mod 5 and n5 must be divisor of the rest of the N5. things 7 11 17, यस सर, which is n5 can be equal to 1 or 7 or 11 or 17 17 or 77 77 or 187 187 or 119 119 और 1309। हाँ जी 1309 ठीक हो गया। अब इसमें से बताइए कौन सी बात हमारी मानी जाती है, ये आसान होगा क्योंकि n5 1 तो है, 1 है और 7 11 भी है सर, 11 भी है, और कुछ के अलावा कोई भी नहीं है, 17 - 118 ये भी नहीं है, कोई भी नहीं है। 5 और 0 लाने हैं ना, अब तो 11 वाला ही Yes, आएगा, sir. तो ये बाकी तो सर कोई भी नहीं। 1 और 11 ही है बस, तो ये क्या हुआ, इसमें तो कोई भी यूनिक नहीं आया ना। कोई भी यूनिक नहीं है। चलो अब देख, अब जरा सवाल अच्छा बनने लगा, नॉट यूनिक। अब ग्रुप का ऑर्डर कितना था जरा गिन के बताएं जरा मुझे। ग्रुप का ऑर्डर था इनिशियली 2540, यही था ना, आई गेस सो। 545 2545 6545 654 सॉरी। सिक्स 545 था, इसको हम जेल में रखते हैं। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन की है हमने, हम उसको समराइज कर लेते हैं कि आपके पास जो n17 आया है, मुझे इसका बताइए जरा, यहाँ तो 1 है, यहाँ 35 35 है। इसके बाद n11 11 जी वो यस कितना सर, है? 1 है और और 4 1 of 595 1595। यस सर, अच्छा चलो मान लेते हैं। इसके बाद n7 किया 7 1 1 यहाँ, और 85 और n5 किया है, यहाँ तो 1 है 1 और 11 अच्छा, इनमें से अगर कोई एक भी 1 हो जाए तो वो यूनिक होगा, तो नॉर्मल होगा और कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी, ऐसे ही है ना। तो हमें गारंटी नहीं है, या हमें पता है कि यहाँ तो 1 है, या तो वो है, या तो 1 है, या तो वो है, गारंटी नहीं है कि कोई एक हम 1 प्रूफ कर सके। अगर हम ये साबित कर सकें कि इनमें से एक का 1 होना जरूरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे यानी ये राइट साइड वाले नंबर्स ही आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हम साबित कर दें तो दैट गोज ऑफ सर ये इक्विवेलेंट ऑफ पॉइंट सेइंग दोबारा दैट, बताइएगा। जी जी, इनमें से कोई एक, यस सर, यानी n17 हमें अगर साबित कर सकें कि एग्जैक्टली 1 है तो हमारा काम वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर हम ये साबित कर दें कि n11 एग्जैक्टली 1 है तो काम वहीं तो खत्म हो जाता है। n7 को साबित कर दें कि एग्जैक्टली 1 है तो वही, इसी तरह से n5 के लिए हो सकता है। इनमें से किसी एक का 1 होना हमने साबित करना, यही हमारी रिक्वायरमेंट है ना, बाकी इर्द गिर्द की हमारी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, ऐसी बात है ना। तो इसका मतलब ये है, अगर हम ये साबित कर दें कि n17 को हम 35 रखें, n11 को 595, n7 को 85 और n5 को 11 रखें तो कोई खराबी आ जाएगी। अगर हम साबित कर दें कि राइट साइड वाले ये सारे नंबर्स अगर हम रखते चले जाएं तो कोई ब्लंडर हो जाएगा, कोई खराबी हो जाएगी। सो दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग दैट कि इन चारों में से किसी एक को एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है बात, मेरी बात जरा देखिएगा ध्यान से। अगर मैं ये साबित कर दूं, इफ आई हैपन टू शो दैट कि n17 को अगर मैं 35 रखूं, n11 को मैं 595 रखूं
N7 को मैं 85 रखूं और N5 को मैं 11 रखूं, सो दैट गोज टू एन एरर या फॉल्ट या ब्लंडर। तो इसका मतलब क्या है कि ये चारों के चारों ये बड़े वाली वैल्यूज नहीं रख सकती। इन चारों में से किसी एक को, इनके अलावा अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से वेल करनी चाहिए। तो वो कौन सी होगी? या तो ये 1 होगा, या ये 1 होगा, या ये 1 होगा, या ये 1 होगा। ऐसा ही है ना? और हमारी रिक्वायरमेंट इतनी सी है कि हम साबित कर सकें कोई एक का 1 होना जरूरी है। कौन सा 1 है ये हमारा जरूरी नहीं है। हम किसी एक को एग्जैक्टली शो करें कि यही वाला 1 है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा ये साबित करना जरूरी है कि कोई एक 1 जरूर होगा। ये जरूर लफ्ज और साबित आवाज करना। बहुत स्लो हो गई है। जी बेटा, किसी एक के लिए स्लो हुई है कि सबके लिए स्लो हुई है? एनीवन? सर ठीक है। ठीक है, हाँ जी बेटा, ये मैंने आपको सर पहले ओके बताया था है। कि कनेक्टिविटी इश्यूज समटाइम्स हो जाएंगे, आपके अपने कनेक्शंस का एरर हो सकता है। तो जनरली हमारा नेट यहाँ पे ठीक है, एरर नहीं होता। तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जिनको ऐसा कोई इशू आ रहा है, ठीक है? तो सब चीज़ें वहाँ पे आपको दोबारा मिल जाएंगी। एक बार दोबारा सुने ना, एक दफ़ा सुनने से कोई यानी मसले हो सकते हैं। सो मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारा ये साबित करना ज़रूरी नहीं है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने साबित कर दिया था, इससे पहले वाले सवाल में हमने एग्जैक्टली साबित कर दिया था कि ये वाले एन पी के लिए एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जाता है। अब हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, उधर भी नहीं थी वैसे, ऐसा उधर हो गया तो अच्छी बात है, अच्छा मिल गया। हमारी रिक्वायरमेंट इतनी सी है कि किसी तरह से साबित करें कि किसी पी के लिए ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जाता है। वो कौन सा पी है वो भी ढूंढना हमारे को खास जरूरत नहीं है, ठीक है? हमें गारंटी होना जरूरी है कि एक पी तो जरूर है ऐसा। इस ओके, ये हमने करने लगे हम कि ये सारे के सारे अगर हम ये वैल्यूज रखते जाएं तो दैट कैन नॉट होल्ड। ये बात गलत हो जाएगी, किसी बड़े चीज को खराब कर देगा, किसी और चीज को टच कर देगा, खराब कर देगा। जिसका मतलब क्या होगा कि अगर इन चारों में से कोई दूसरी ऑप्शन अवेलेबल है तो वो जरूर होगी। यानी यहाँ ये 1 होगा, या ये 1 होगा, या ये 1 होगा, ये 1 होगा, दैट्स ऑल। तो कोई एक यूनिक जरूर होता होगा, दैट इज वो नॉर्मली होता होगा। इज माय आर्गुमेंट ओके? सबको आर्गुमेंट समझ लगा कि लगा? करने का लगे हम अब प्लीज। मैं सिर्फ आपको ये खराबी ढूंढ के बताऊंगा, बाकी आर्गुमेंट खुद ब खुद बन जाएगा। ये करना है, सिर्फ खराबी इनकी वजह से बताने लगा हूँ कि हम इसको 35 रखते हैं, 1 नहीं रखते। इसको 50 से 95 रखते हैं, 1 नहीं रखते। इसको 85 रखते हैं, 1 नहीं रखते। इसको 11 रखते हैं, 1 नहीं रखते। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये हम करने लगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। मोशी है तो इसको होना चाहिए। अच्छा, एक चीज नोट कर ले कि अगर आपके पास किसी ग्रुप के अंदर दिस इज ग्रुप जी, एक सब ग्रुप हो जिसका कि ऑर्डर कोई एक प्राइम हो पी, एच इसका नाम रख लेते हैं। दिस इज सब ग्रुप जिसका कि ऑर्डर पी है। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? कैन एनीवन टेल मी? ऑर्डर पी का मतलब जी, और इट्स तो मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते होंगे इस एच के अंदर? पावर के एच का ऑर्डर पी है बेटा। 2 पी की पावर के। बेटा एच का ऑर्डर पी है, नॉट पी स्क्वायर। एच का ऑर्डर पी है। ग्रुप के ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना। तो इसका अगर ऑर्डर पी है, इसका मतलब इसमें टोटल तादाद में पी एलिमेंट्स हैं, उसमें से एक तो हो जाएगा आइडेंटिटी, एक हो जाएगा H1, H2, और ये कितने होते होंगे टोटल? पी तक P -1, -1 P माइनस, क्योंकि एक तो आइडेंटिटी होगा। तो बेसिकली किसी ग्रुप का अगर प्राइम ऑर्डर होगा तो उसमें टोटल P एलिमेंट्स होंगे, और जिसमें से नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स कितने होते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि H2 का ऑर्डर को बता सकता क्या होगा? एनीवन? आसान है, मुश्किल नहीं है। लैग्रांज थ्योरम में सोचिए। सर डिवाइजर ऑफ ऑर्डर पी। पी होगा, एग्जैक्टली पी होगा, क्योंकि 1 तो सिर्फ आइडेंटिटी का होगा ना, बाकी सब एलिमेंट्स का ऑर्डर इसमें पी होता होगा। जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं सब का ऑर्डर H2, और जितने भी ये लिखे हैं HP -1, इन सब का ऑर्डर पी होगा। तो बेसिकली अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो या सब ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो, सो इसमें सब के सब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर पी होता है। और वो कितने होते हैं तादाद में? जितना वो प्राइम है उससे एक नंबर का। अब इसी डायग्राम के अंदर अगर मैं एक और सब ग्रुप बनाऊं जो कि एक दूसरे प्राइम नंबर ऑर्डर का होता हो, लेट्स से दैट इज के, ये एक क्यू ऑर्डर का आपके पास ग्रुप है, इसमें क्यू भी एक प्राइम नंबर है। दैट इज ये अगर 2 होगा तो दूसरा प्राइम नंबर 3 हो सकता है। तो इस के के अंदर कितने एलिमेंट्स होते होंगे? एक आइडेंटिटी होता होगा, एक K1,
K2 और अप टिल K Q -1 ऐसे ही होगा ना। और इन सब का ऑर्डर कितना होगा? Q ई होगा सर इनका भी। Q बेटा दूसरा Q आ गया ना, प्राइम इसका Q है, दिस इज Q, ठीक है। इन सब के इंटरसेक्शन में क्या आएगा कॉमन? सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी आएगा और कुछ नहीं आ सकता। इज इट ओके? जी सर। वजह क्या? Yes, sir. क्योंकि इनका ऑर्डर P है, इनका ऑर्डर Q है, तो कभी P ऑर्डर का Q ऑर्डर के एलिमेंट के बराबर ओवरलैपिंग होगी नहीं स्वाय आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो ग्रुप के अंदर अगर जितने मर्जी प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप आप पिक किए जाएं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी कॉमन होता है। प्राइम ऑर्डर का अगर सब ग्रुप्स हैं तो दे ओनली हैव आइडेंटिटी एलिमेंट इन कॉमन विद देम, ठीक है। उसके अलावा नहीं हो सकता क्योंकि एलिमेंट्स के ऑर्डर प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे, तो ये वाला प्राइम अगर इसको डिवाइड करेगा दूसरे प्राइम को डिवाइड नहीं कर सकता अगर ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं तो P इज नॉट इक्वल टू Q, ठीक है। अब इस बात का हम देखें कैसे फायदा उठाते हैं कि अब हमने क्या लिखा हुआ है, N17 लेट इज नॉट इक्वल टू 1, तो क्या मतलब होगा? N17 इज इक्वल टू क्या लिखा होता नंबर हमने उधर लास्ट पेज पे 35। दिस वुड इम्प्लाई दैट कि फिर हम इसको 35 रख रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ग्रुप के अंदर 35, 35, साइलो 17 सब ग्रुप है। दैट मीन्स ये जो हमने S17 रखा था इसमें H था such that H is a silos 17 subgroup of order 17, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो है सारे 77, ठीक हो गया। तो इसमें ये 35 ऐसे सब ग्रुप्स मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। 35 उन सब 35 चूंकि प्राइम नंबर के कॉरस्पॉन्डिंगली है तो सब के अंदर आइडेंटिटी तो कॉमन होता होगा, ठीक होता होगा ना। यानी बेसिकली यानी आपके पास पहले वाला जो बनेगा उसमें आइडेंटिटी, दूसरे वाला जो बनेगा H1 H2 करते जाए इसमें भी आइडेंटिटी पड़ा होगा। इसके कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल? 34 नॉन आइडेंटिटी और एक आइडेंटिटी, 34 नॉन आइडेंटिटी और एक आइडेंटिटी, इस तरह से चलता जाएगा। और टोटल ये कितने हैं आपके पास? ये मैं ठीक कर रहे हैं? नहीं सॉरी गलती हम कर रहे हैं। इसमें यह है कि इसमें ऑर्डर 17 है ना, इसमें 16 एलिमेंट्स नॉन आइडेंटिटी होते हैं सबके अंदर, ऐसे ही होगा ना। इन सब सब ग्रुप्स के टोटल तादाद में कितने? ये 35 तादाद में बनेंगे इस किस्म के सब ग्रुप। और इन सब के अंदर आइडेंटिटी तो कॉमन होता होगा और आइडेंटिटी के अलावा 16 इसमें पड़े होंगे, 16 इसमें पड़े होंगे, 16 इसके अंदर पड़े होंगे। तो टोटल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे आपके पास? 16 मल्टीप्लाइड बाय 35। इज इट ओके? दैट वुड मीन दैट G has 16 into 35 elements of order। कितना होगा इनका ऑर्डर? इन सबका ऑर्डर होगा जो ये 17 ऑफ ऑर्डर 17। तो ग्रुप के अंदर ये कितना बनता है? इसको जो जरूर देके देखना, मुझे बताइए जरा प्लीज। 16 और 35 कितना बनता है प्लीज को बताया मुझे। एनीवन? 16 into 35 पर से आंसर 560 कितना? 560। Yes, sir. जी सर। ग्रुप के अंदर 560 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर जो है वो 17 है, ठीक है। आइडेंटिटी के अलावा हमने देखा। आगे चलते हैं, यानी अब हमने क्या कहा कि अगर ये 1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब N17 को लाजमी 35 होना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि ग्रुप के अंदर इस ऑर्डर के 560 एलिमेंट्स बन गए। आगे चलते हैं फर्दर, हम क्या करने लगे हैं? 560 एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 17 है, ठीक है। साइलो 17 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17 ना, ये सारा साइलस थ्योरम को ध्यान में रखें। ओके N17 इज इक्वल टू 35 का मतलब क्या है? इसमें 35 सब ग्रुप हैं जिनका के ऑर्डर 17 है, ठीक है। तो सब ग्रुप्स हैं, ऑर्डर 17 है, इसका मतलब इसमें 17 ऑर्डर के 35 सब ग्रुप है और उन सब के अंदर आइडेंटिटी तो कॉमन है, लेकिन आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर 17 होगा क्योंकि ग्रुप्स का ऑर्डर 17 है, ठीक है। फर्दर दूसरी बात, जी प्लीज कुछ कह रहे हैं? एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कंप्लीट होने लगा प्लीज। इसी तरह से नेक्स्ट क्या नंबर था हमारे पास? 11।
यस अगर सर। हम n11 को भी मान लें कि ये भी 1 नहीं है, तो फिर क्या मतलब होगा? अगर हम इसको भी 1 ना कहें तो दैट वुड मीन दैट n11 इज इक्वल टू कितना है? 595। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी इसी तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे कि इसके अंदर टोटल 595 सब ग्रुप्स हैं साइलो 11। ओके, यानी इसका जो S11 बनाएंगे, इसमें जो H होगा such that H is a silo 11 subgroup of order 11। तो इसमें 595 इस किस्म के H बनेंगे आपके पास, ठीक है। और हर एक के अंदर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स कितने होते होंगे? 11 ऑर्डर के हैं, तो 11 में से नॉन आइडेंटिटी 10 एलिमेंट्स एक काम कितने? कर देंगे 10। 10 होते हैं, बिल्कुल ठीक होगा। सो 10 एलिमेंट्स हर एक के अंदर और टोटल 595 ऐसे, तो बेसिकली इसके अंदर 10 into 595 5950 एलिमेंट्स होंगे, और उन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा? दैट इज 11 ही होगा सर। 11। G has these number of elements of order 11, ठीक है। इसको क्या बनेगा? 5950, ठीक है। तो एक ये नंबर आ गया, एक ये नंबर आ गया, ठीक है। ये वाले एलिमेंट्स उन एलिमेंट से टोटली मुख्तलिफ है। वजह क्या? क्योंकि इनका ऑर्डर 11 है और उनका ऑर्डर 17 है। ये ग्रुप के अंदर ही हम काम किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब हमने तीसरा नंबर क्या था? 7। हम कहते हैं वो भी 1 नहीं है। लेट्स सी दैट ये नंबर इज 10 जो है आल्सो वो नॉट। आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। जी बेटा बोले दोबारा लाउडर। सर ये 10 जो थे वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स थे। नॉन आइडेंटिटी बेटा, नॉन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो एक ही है सर ना ये जो ऑर्डर होगा 5950 ये 10 नॉन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी है। एलिमेंट्स हैं। जी, हर एक के अंदर 10 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। और ऐसे कितने हैं आपके पास? ऐसे आपके पास 595 सब ग्रुप्स हैं, यस ठीक है। तो बेसिकली हर एक के अंदर 10-10 नॉन आइडेंटिटी होंगे, तो 10 into 595 बेसिकली ये सारे के सारे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे, और इन सब का ऑर्डर 11 होगा, ठीक है। इसी ओके बात सर। को आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर आपके पास नेक्स्ट है n7, लेट्स से दैट इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी 1 नहीं है, ये भी यूनिक नहीं है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये n7 जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू, क्या बचा था दूसरा नंबर? 85 85 था। 85 था। इसके लिए भी यही आर्गुमेंट बताइए। इसका मतलब 6 क्या है कि इसके अंदर 85 ऐसे आपके मल्टीप्लाई पास बाय H 6 such that H is a silos 7 subgroup of order 7। ये सब के सब 7-7 ऑर्डर के हैं, ठीक है। और इनमें नॉन आइडेंटिटी हर एक में कितने होंगे? 6, ठीक है। सो दैट वुड मीन दैट G has 6 into 85 elements of order 7। इन सब का ऑर्डर 7 होगा, ठीक है। ये कितना बनता है 6 into 85? प्लीज मुझे बताए कोई। 510 510। फर्दर लास्ट एक आर्गुमेंट रह गया, क्या था? S5 N5 also let, ये भी 1 नहीं, ये भी यूनिक नहीं है। सो दैट वुड मीन दैट N5 इज इक्वल टू, क्या बचा था नंबर? 1 नहीं है तो 11 था सर। 11 था। चलो ठीक है, N5 is equal to 11, और that would mean that G has 10 इज इक्वल टू 11 नहीं, एक मिनट, इसमें क्या लिखेंगे? 4 into 4 into 11 4 11 elements of order 5 which is 45। ठीक होगी बात करनी। अभी जो कुछ हमने कर दिया ना, देखें इसे क्या ब्लंडर आने लगा। ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? ये ओरिजिनल ग्रुप के अंदर ही हैं, उससे बाहर तो कभी भी नहीं। Hence G has, सारे एलिमेंट्स को जमा करें, कितने थे शुरू से नंबर मुझे लिखा है? 560 560 प्लस 5950 5950 प्लस प्लस 510 510 यस सर प्लस 44 44 इक्वल टू कितना बनता है? जमा करें।
Sir, 7064. 7064 elements of this any of different orders. A contradiction. क्यों? ग्रुप में कितने जी सर। एलिमेंट्स हैं? ग्रुप में कम है इससे काफी। Contradiction, since G has only 6 something है कुछ, कितना है? 6545 एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है? हम सबको ये नॉट इक्वल टू 1 जो चले आ रहे हैं ये नहीं कर सकते। hence 1 of n17 or n11 or n7 or n5 is equal to 1. That is, G has a unique Psilose P subgroup for a P which is normal. G has a normal subgroup. ठीक होगी बात करी? और जी सिंपल नहीं है, उसने पूछा था हम P के लिए मिल जाएगा, तो P हमने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई तो नहीं किया ना, हमें ये पता है कि होगा जरूर, इन चारों में से किसी एक का 1 होना जरूरी हो गया, क्योंकि चारों को अगर 1 नहीं रखते तो सारी तैयारी मिक्स करें तो ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स आपको तलाश कर लेते हैं, विच इज मैंने ब्लंडर। ठीक है, ओके सर अगर सम इनका ऑर्डर से कम हो तो फिर क्या होगा? बेटा तब कुछ और आ चुका होगा ना। ठीक है, ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हमने खास तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं एप्लीकेशन। अच्छा, ये साइलोस थ्योरी हर जगह पे इस तरह से जो हम एप्लीकेशन देख रहे हैं इतनी आसानी से कन्वीनियंटली इस्तेमाल नहीं होती होगी कि आप डायरेक्टली हर दफा देख लें। तो ये कहता है अगर ये हो गया तो ये बात होती होगी, यानी कुछ स्टूडेंट्स को हमने ये प्राइम नंबर्स, ये जो नंबर्स हमने ढूंढे हैं ग्रुप के ऑर्डर, ये एक्सरसाइज में से कुछ तलाश करके रखे हुए हैं हमने खास। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी मर्जी का नंबर पिक करके और उसके ऊपर ये साइलोस थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, तो वो रिजल्ट कंक्लूजन कहीं पे भी नहीं पहुंचता, यानी वो ओपन एंडेड होता है। साइलोस थ्योरी बताता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तब इसका मतलब ये होगा। ठीक है, वो ये नहीं कहता कि अगर आप अपनी मर्जी का अगर रखेंगे तो तब मुझे सारी बातें पता चल जाए, एवरीथिंग के बारे में तो नहीं बात कर रहा ना वो कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऑर्डर पर्टिकुलर होंगे और वो पर्टिकुलर जगह पे ही पहुंचते होंगे। तो जो आपने बात की है शायद ऐसी बात के ऊपर साइलोस थ्योरी कुछ नहीं बताएगी हमें। ठीक है, ओके सर, ठीक है, उसी का खामोश हो जाएगी। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, यानी 2:15 बजे दोबारा एक सेशन स्टार्ट करते हैं, 20 मिनट्स का ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके।